हाय स्टूडेंट्स, शिवम दिस साइड फ्रॉम आईआईटी पाची एंड पिछले वीडियोस में हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था एपी का चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का चैप्टर क्लास 10 मैथ्स का। और पिछले वीडियोस में हमने फर्स्ट टर्म का कॉन्सेप्ट जान लिया था कि फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करा जाता है एंड हमने बताया था कि जो डी होता है छोटा डी उसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है। और फिर हमने बेसिकली एक एपी को देख लिया था कि एक एपी कैसे जनरेट होता है कि एपी में जो पहली टर्म होती है वो एक स्मॉल ए होती है और उसके बाद हर एक जो प्रीसीडिंग टर्म होती है उसके अंदर एक फिक्स्ड कॉमन डिफरेंस को अगर ऐड कर दिया जाए तो वो हमारी एपी बनती जाती है एंड सो ऑन। अगर आपने वो वीडियो को नहीं देखा है तो मैं पार्ट 1 का एपी की चैप्टर की सीरीज का बोर्ड एग्जाम्स के लिए उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप इसको वहां से भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आप मैथ्स के बोर्ड एग्जाम की वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं या मैथ्स को देखना चाहते हैं और अच्छे से डीप में सीखना चाहते हैं तो चैनल तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें अपने और फ्रेंड्स के साथ, ताकि चैनल ग्रो करे और आपकी हर एक क्वेरी भी सॉल्व होती रहे। कोई मेरे को क्वेरी आए तो मैं पहले बताता हूँ हमेशा कि कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बता दें वो क्वेरी, आई रिप्लाई टू दैट क्वेरी। कि कैसे वो डाउट, कोई भी डाउट आपको आए, कोई भी दिक्कत आए, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दो, आई विल रिप्लाई टू दैट। ठीक है। बोर्ड एग्जाम के लिए एक स्पेशल सीरीज चल रही है ये, बोर्ड्स जो अभी आने वाले हैं 2022 में, आपका हर एक टाइप का क्वेश्चन करा दिया जाएगा, आपके फुल मार्क्स आएंगे, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। आप चैनल को फॉलो करिए, फुल नॉलेज डेवलप आपकी करा दी जाएगी। ठीक है। तो पिछले उस वीडियो में मैंने बताया था कि हम इस वीडियो में शुरू करेंगे एनएच टर्म का कॉन्सेप्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। एनएच टर्म का कॉन्सेप्ट कैसे होता है स्टार्ट की, हमने जान लिया कि पहली टर्म को तो ए बोल देते हैं फर्स्ट टर्म को, अगली टर्म को सेकंड टर्म क्या होगी उसमें कुछ कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट टर्म सपोज थर्ड टर्म होगी, उसके अंदर पिछली टर्म का जो आया था उसके अंदर कुछ कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिया जाएगा। ऐसे ऐसे एपी बनती जाती है। मगर अगर आपको बोल दें कि यार तो मुझे बता दे कि इस एपी के अंदर 5000वीं टर्म कौन सी होगी, तो आप ये थोड़ी बैठोगे कि डिफरेंस को, कॉमन डिफरेंस जो है उसको 5000 बार प्लस थोड़ी करके फिर थोड़ी बताओगे, ऐसे तो घंटे लग जाएंगे भाई, ऐसे नहीं होगा। इसीलिए क्या है, एक स्पेशल फॉर्मूला है हमारे पास एनएच टर्म का। जैसे मैंने बताया था कि फर्स्ट टर्म को ए बोलते हैं और बाकी और कॉमनली टर्म्स को, जैसे फर्स्ट टर्म जिसको A1, सेकंड टर्म को A2, थर्ड टर्म को A3, A4 ऐसे बोला जाता है ना। तो जो NH टर्म होगी कि एन वाली टर्म कौन सी है, एन नंबर वाली टर्म कौन सी है, उसको कैसे डिनोट करा जाएगा, AN से। ए और पैरों में एन, ठीक है ना, ये इसकी नोटेशन होगी। तो जो NH टर्म है उसका फॉर्मूला क्या होता है, AN का फॉर्मूला होता है A प्लस N-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है NH टर्म का। उसमें AN जो होती है वो होती है हमारी NH टर्म। ठीक है। वो कितनी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन एन। ए क्या है, फर्स्ट टर्म। डी क्या है, कॉमन डिफरेंस, जो हमें पता है कि द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स, और जो सेम होता है हमेशा एपी में हर जगह। ठीक है। और एन क्या है, वो नंबर जिसकी बात चल रही है, जिस वाली टर्म की बात चल रही है। ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला जो है आपको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि एक रूल, एक मंत्रा मैंने मैथमेटिक्स को का आपको बताया था सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स की सीरीज में, अगर आपने मेरे चैनल को फॉलो करा है तो, कि फॉर्मूला अगर आता होगा तभी क्वेश्चन होगा। फॉर्मूला अगर आपको मालूम होता है ना तो 70% क्वेश्चन तो वही हो जाता है, बाकी 20% कॉन्सेप्ट का और 10% कैलकुलेशन विद यूनिट्स का। ठीक है। तो देखते हैं आगे, क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे। चलिए देखते हैं सोल्यूशन। पहले क्वेश्चन का आज का, उसने क्या बोला है, फाइंड द टेंथ टर्म। टेंथ टर्म को कैसे डिनोट करा जाएगा, ए और पैरों में एन करते हैं, एनएथ टर्म को डिनोट। यहाँ पे एनएथ टर्म कौन सी है, टेंथ टर्म है, तो एक पैरों में 10, तो ये डी नोटेशन हो जाएगी टेंथ टर्म की। ठीक है। तो हमें A10 निकालनी है, टू बी कैलकुलेटेड, राइट। और अभी जो हमारी एपी उसने दे रखी है, वो एपी हमारी कौन सी दे रखी है, उसने 2,7, 7,12 एंड सो ऑन, तो ये दे रखा है। तो उसने बेसिकली हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, चलिए वो देख लेते हैं। तो सबसे पहली टर्म क्या होती है, ए होती है। फर्स्ट टर्म को ए बोलते हैं, वो क्या दे रखी है, एपी में 2 दे रखी है, तो ए हो गया 2। एक तो हमने ये इन्फॉर्मेशन निकाली एपी की सीरीज जो गिवन है उससे। ठीक है। तो बच्चों यही गौर करना है कि जो भी एपी की सीरीज हमें गिवन होगी ना, जो भी हमारी सीरीज गिवन होगी, उससे हमें अपनी सारी इंफॉर्मेशन निकालनी है कि जो जो हमें चाहिए हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है। तो जैसे हमें एपी गिवन था तो फर्स्ट टर्म हमें पता है कि 2 दे रखी है, तो 2 ए होती है, फर्स्ट टर्म ए होती है, तो ए 2 हो गई। ठीक है। अब हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, किन्हीं भी दो टर्म्स का बीच का डिफरेंस। तो चलिए सेकंड और फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, अगर 7 माइनस 2 तो 5 आ गया, यानी कि कॉमन डिफरेंस 5 आ गया। अगर आपको कंफर्मेशन लेनी है कि 5 भी आ रहा है कि नहीं, तो आप थर्ड टर्म में सेकंड को माइनस कर दो, 12 माइनस
7, ये भी 5 आ गया, यानी कि कॉमन डिफरेंस 5 आ गया। कंफर्म हो गया कि कॉमन डिफरेंस 5 ही है, निकाल दिया हमने कॉमन, हमने ए निकाल लिया 2, हमने कॉमन डिफरेंस निकाल लिया 5। अब आगे और क्या चाहिए हमें क्वेश्चन का, आप देखिए हमें उसने पूछा क्या है, टेंथ टर्म निकालनी है, तो टेंथ टर्म क्या होती है a10, और nth टर्म का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, a प्लस एन माइनस वन डी, ये बताया था फॉर्मूला। तो अगर a10 हमें निकालनी हो तो a तो a रहेगा प्लस n 10 हो जाएगा, 10 माइनस वन डी, इसे हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 10 - 1 9 डी, a प्लस 9d, ये हो गया ना, a प्लस 9d। तो बस पुट कर दीजिए, हमें a की वैल्यू पता है, हमें d पता है, हमें कैलकुलेट करना है a10, तो हो जाएगा। तो a10 इज इक्वल टू क्या आया था, a प्लस 9d आया था nth टर्म के फॉर्मूला से। तो a10 क्या हो जाएगा, a यानी कि 2 प्लस 9 इंटू 5, a10 क्या हो जाएगा 2 प्लस 45, a10 इज इक्वल टू 47। तो बस हो गया, यानी कि जो हमारा आंसर है वो क्या आया है, जो हमारा आंसर है दैट इज कि टेंथ टर्म इज, टेंथ टर्म इज व्हाट, इट इज 47, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो बस ऐसे कैलकुलेट करना है हमें, बस क्या याद होना चाहिए था, हमें nth टर्म का फॉर्मूला पता होना चाहिए था, विच वाज an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच टर्म इन द फॉलोइंग एपी, हमें एक एपी दे रखी है जो है 21, 18, 15 एंड सो ऑन, इज, उसने क्या बोला, विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी इज 81। तो यहाँ पे उसने हमें टर्म ही दे दी, हमें उसने यहाँ पर टर्म ही दे दी विच इज माइनस 18, यानी कि उसने हमें ए एन ही दे दिया -81, यानी कि जो हमारी एनएच टर्म है वो उसने हमें दे रखी है कि 81st है। अब एपी हमें उसने दे दी 21, 18, 15। तो सबसे पहले तो एपी को देखते हैं हम, ए निकालेंगे, ए क्या होती है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है 21, तो ए आ गई फर्स्ट टर्म। निकालते कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस डी कैसे आता है, किन्हीं भी दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस, तो a3 माइनस a2 कर लो, यानी कि 15 माइनस 18 कर लो, यानी कि -3 आ गया, यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, -3। ठीक है, चलिए, तो अभी उसने क्या बोला है कि कौन सी टर्म, विच टर्म विल बी 81st -81। ठीक है, विच टर्म विल बी -81। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, अब वीडियो को पॉज करिए और खुद फॉर्मूला बोलिए, तभी फॉर्मूला याद होंगे। क्या होता है फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो ए एन हमें नेक्स्ट टर्म दे रखी है -81, हमें ए पता है 21, प्लस एन हमें नहीं पता, हमें निकालना है कि कौन सी टर्म है, और डी हमें पता है -3। ठीक है, तो -81 इज इक्वल टू 21 -3 एन माइनस वन हो जाएगा, क्योंकि ये -3 मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्लस का माइनस बन जाएगा। क्लियर, तो मैं कैलकुलेशन, तो -81, 21 प्लस में है, इधर जाके लेफ्ट साइड -21 हो जाएगा, इज इक्वल टू -3 एन माइनस वन, ऐसे होगा। ठीक है, अब मैं इस साइड राइट साइड कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ऊपर यहाँ देखिए, तो जाएगा -81 इन -81 -21। ठीक है ना, तो कैलकुलेशन करने के बाद दैट विल कम आउट टू बी -100 एंड -102। ठीक है ना, दैट विल बी -102, दैट विल बी इक्वल टू -3 एन माइनस वन। तो -102 इज इक्वल टू -3 जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, -3 एन, और -3 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है मल्टीप्लीकेशन में, मालूम है ना ये रूल। तो -3 टू -1 विल बी +3। ठीक है, तो ये +3 इधर जाएगा तो माइनस का बन जाएगा, तो क्या होगा, -102 इज इक्वल, सॉरी, तो क्या हो जाएगा, -102 -3 इज इक्वल टू -3 एन, यानी कि -105 इज इक्वल टू -3 एन, कि माइनस से माइनस फिर कैंसिल, यानी कि एन क्या हो जाएगा, 105 डिवाइड बाई 3, दिस इंप्लाइज एन क्या आ जाएगा, सिंपल कैलकुलेशन के बाद 35। तो यानी कि हमारी जो एन एस टर्म आ गई 35, यानी कि वो पूछा ना विच टर्म ऑफ एपी इज -81, सो वी विल राइट की -81 इज द 35th टर्म ऑफ दिस एपी। ठीक है, ये हो गया पहला पार्ट। अब उसने क्वेश्चन में एक और बात पूछी है, उसने क्या पूछा है कि ऑल्सो इज एनी टर्म जीरो, उसने बोला है क्या इस एपी में कोई टर्म जीरो होगी, तो अब क्यों उसने क्या दे दिया हमें, उसने ए एन दे रखा है जीरो, तो वही फॉर्मूला, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी। तो इस टाइम इस बार ए एन क्या है, जीरो है, तो जीरो इज इक्वल टू ए क्या दे रखा है 21, प्लस एन हमें निकालना है -1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस क्या दे रखा है हमें -3, तो वही 21 हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो -21 इज इक्वल टू -3 एन माइनस वन, 3 से माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, तो क्या आ जाएगा कि 21/3 इज इक्वल टू एन माइनस वन, 3 के टेबल पे 7 हो जाएगा, तो 7 इज इक्वल टू एन माइनस वन, तो 1 हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो एन इज इक्वल टू 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 8, यानी कि एन आ गया 8, यानी कि जीरो जो है वो हमारी 8th टर्म होगी। तो बस ये लिख देना है कि 8th टर्म इज जीरो, ये आंसर आ जाएगा, ये लिखते ही फुल मार्क्स।
समझ आ गए ना? अगर उसने कोई टर्म दी है, पूछा है कि ये टर्म कौन सी है, तब भी nth टर्म का कॉन्सेप्ट लगा के n निकाल देना है। और उसने पूछा है कि क्या जीरो कोई टर्म होगी, तो हमने जब nth टर्म का कॉन्सेप्ट लगाया तो हमारा n 8 निकल कर आया, तो यानी कि 8th टर्म वो हो जाएगी। ठीक है, दैट्स अ सिंपल थिंग। चलिए, ऐसे क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसने बोला है कि डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5। अब थर्ड टर्म हमें क्या पता है एपी कैसे होती है, ए प्लस डी कॉमा ए प्लस डी एंड सो ऐसे होती है ना। तो थर्ड टर्म यानी कि थर्ड टर्म क्या होती है, A3। अब nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन डी। तो A3 इज ए प्लस एन, क्या है यहाँ पे 3 है, 3 माइनस वन डी, यानी कि a प्लस टू डी, यानी कि A3 हो गए a प्लस टू डी। और थर्ड टर्म की वजह से क्या दे रखी है 5। एंड उसने क्या दिया हुआ हमें, सेवेंथ टर्म इज 9, यानी कि a प्लस 7 माइनस वन डी इज 9, विच इज हमारी सेवेंथ टर्म। a प्लस सिक्स डी आ जाएगी 9, यानी कि उसने हमें दो इक्वेशन दे दी कि a प्लस टू डी है 5 और a प्लस सिक्स डी है 9। ठीक है, यानी उसने हमें दो इक्वेशन दे रखी हैं। तो बिल्कुल सिंपल। अब इन दो इक्वेशनें हैं और दो अननोन है, तो अब यहाँ पे कई सारे मेथड यूज कर सकते हैं। हम इलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं, या आपको कोई भी एक सिंपल मेथड आता है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड वो यूज कर लो और कैलकुलेशन कर लेंगे, यहाँ से हम एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है ना बच्चों? तो जो भी अब हमें फॉर्मूला पता है, या वो सब्स्टिट्यूशन मेथड है या वो एलिमिनेशन मेथड है, डज नॉट मैटर। पर हमारे पास दो इक्वेशन है, एक तो ये वाली इक्वेशन और एक ये दो इक्वेशन है, इनसे हमें सॉल्व करना है कि क्या वैल्यू आएगी ए और डी की। तो सबसे पहली बेसिक चीज ये देख लेते हैं कि जो हमारी ये वाली इक्वेशन नंबर 1 है, यहाँ से ना हम ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस टू डी। ठीक है बच्चों? तो यहाँ से जो ये इक्वेशन इक्वेशन 2 इसमें पुट कर देते हैं ए की वैल्यू। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 माइनस टू डी, और 6d है तो प्लस 6d इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस टू डी प्लस 6d इज इक्वल टू 9। तो 5, तो ये क्या हो जाएगा -2 प्लस 6 यानी प्लस 4d इज इक्वल टू 9। ये 5 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 4d इज इक्वल टू 9 माइनस 5, है ना? तो 4d इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू 4/4, यानी कि 1। यानी कि हमने निकाल लिया कि हमारा जो d है, यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है इस एपी का, वो है 1। ठीक है, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे अब डी की वैल्यू। तो ए क्या आ जाएगी 5 माइनस टू इंटू वन, यानी कि 5 माइनस टू, यानी कि ए आ गया 3। तो हमने हमारी एपी की फर्स्ट टर्म निकाल ली, हमने हमारी एपी का कॉमन डिफरेंस निकाल लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। उसने बोला डिटरमाइन दी एपी। तो एपी क्या होगी, एपी कोई भी जनरल सीरीज होती है, स्टार्ट कहाँ से होगी, फर्स्ट टर्म से, वो होगी 3। सेकेंड टर्म क्या होती है, क्या होगा जनरल फॉर्मूला एपी का, ए प्लस डी कॉमा ए प्लस टू डी एटसेट्रा ना। ठीक है बच्चों? तो पहली टर्म तो ए ही होगी, अगली क्या होगी ए प्लस डी, यानी कि 3+1। अगली टर्म क्या होगी 3+2 × 1। अगली टर्म क्या होगी 3+3 × 1, एंड सो ऑन। तो क्या आ जाएगी एपी हमारी 3,4,5,6,7 सो ऑन। ये हमारी एपी हो जाएगी। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। मेक अ नोट। ठीक है बच्चों, काफी आसान सवाल था, बिल्कुल बेसिक था। बस ध्यान रखना था कि हमें nth टर्म का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए था, जो क्या होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, और यूज करके हमने कैलकुलेट कर लिया हमारे सारे फॉर्मूलों को। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है चेक वेदर 301 इज अ टर्म इन द लिस्ट ऑफ नंबर्स। दे सब उसने हमें एक लिस्ट दे रखी है, लिस्ट कौन सी है, ये एपी है। ठीक है, तो देखते हैं अब उसने हमें कौन सी एपी दे रखी है। इस क्वेश्चन में उसने दे रखी है हमें एपी की सीरीज दे रखी है 5,11,17,23 एंड सो ऑन। ठीक है, क्या आगे बढ़ती जाएगी एपी। तो सबसे पहले एपी को देखते ही क्या पहचानना है, क्या सिखाया है मैंने, फर्स्ट टर्म को नोट कर लेना है। फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है हमें, ए इज इक्वल टू 5 दे रखा है ना, समझ में आ रहा है? ठीक है, कॉमन। ठीक है, अब निकालते हैं कॉमन डिफरेंस डी। डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है बच्चों, दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस। तो किन्हीं भी दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस ले लो। तो मैं सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म ए टू माइनस ए वन कर लेता हूँ, 11 माइनस 5, जो कि हो जाएगा 6, यानी कि डी 6 है। तुम्हें फिर भी एक बार कंफर्मेशन लेनी है, दूसरी टर्म को चेक कर लो। तुम ले लो थर्ड और फोर्थ, थर्ड और सेकंड टर्म का डिफरेंस। वो क्या है, थर्ड टर्म क्या है 17 है ना, और सेकंड टर्म क्या है 11 है। तो 17 माइनस 11 क्या आ जाएगा 6, यानी कि इससे भी 6 आया, यानी कि कॉमन डिफरेंस जो डी है वो हमारा 6 ही है। तो हमारे पास हमारा ए आ गया, हमारे पास हमारा डी आ गया, यानी कि कॉमन डिफरेंस आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है। उसने बोला है चेक वेदर 301 इज अ टर्म, यानी कि उसने 301 को हमें एनएस टर्म दे रखा है, यानी कि उसने हमें एनएस टर्म दे रखी है 301। हमें चेक करनी है कि क्या वो इस एपी में आ सकती है। तो सबसे पहले तो हम ए एनएच टर्म का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या होता है वो, वीडियो पॉज करके खुद फॉर्मूला बोलो बच्चों, वीडियो पॉज करिए, खुद खुद फॉर्मूला बोलेंगे आप। क्या होता है फॉर्मूला, चलिए बताइए। ए एन इज इक्वल टू ए
प्लस n माइनस वन डी। जिनको फॉर्मूला पता था गुड, जिनको फॉर्मूला नहीं पता बच्चों, पिछला पार्ट वन का वीडियो देखिए, उससे आपको बेसिक ए एंड डी क्लियर होगा। और इस वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके दोबारा देखिए, उससे आपको एनएस टर्म का फॉर्मूला मालूम हो जाएगा, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता वो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। और जो मेरे व्यूअर है जो देखते हैं चैनल को, उन्हें पता है क्या मंत्र है हमारा, फॉर्मूला आता होगा तभी क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो इसलिए फॉर्मूला याद कर लीजिए। चलिए, तो ए एन उसने दे रखी है हमें 301। अब हमें ए पता है 5 है इस एपी के लिए, एन माइनस वन हमें नहीं पता, क्योंकि एन हमें नहीं पता है। डी हमें कॉमन डिफरेंस मालूम है 6 है, तो 5 इस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, तो 301 माइनस 5 इज इक्वल टू 6 इंटू एन माइनस वन। ये तो राइट साइड पे है, ठीक है। तो 301 में से 5 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, 296 इज इक्वल टू 6 एन माइनस वन। ठीक है ना बच्चों, 6 यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो वहां डिवाइड में अगर भेज दें या उससे बेटर करते हैं, चलो रुको मल्टीप्लाई करा देते हैं। और 296 इज इक्वल टू, ये अंदर 6 मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट के, 6 एन माइनस 6। ठीक है, ये 6 इधर माइनस का है, इधर जाके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा, 296 प्लस 6 इज इक्वल टू 6 एन। तो ये क्या हो जाएगा, इस इट विल कम आउट टू बी 302। ठीक है ना, इज इक्वल टू 6 एन, 6 मल्टीप्लाई में जाके इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 302 बाई 6 इज इक्वल टू एन। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 2 की टेबल में कितने में जाएगा, 2 की टेबल में ये जाएगा 151 पे, और ये जाएगा 2 की टेबल में 3 पे, तो काट के क्या आएगा, एन इज इक्वल टू 151 बाई 3। क्या ये और डिविजिबल है, नहीं है, और डिविजिबल नहीं है, इसको इसी फ्रैक्शन में छोड़ना पड़ेगा, इससे आगे डिविजिबल है नहीं। अब दिक्कत क्या है यहाँ पे कि इससे आगे ये सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो हमें एक बात पता है कि ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता, तो ये कुछ डेसिमल में आएगा, कुछ फ्रैक्शन है, क्योंकि ये कुछ डेसिमल पॉइंट्स में आएगी ये वैल्यू। ठीक है, अब दिक्कत क्या है कि क्या क्वेश्चन पूछा था कि क्या ये एक 301 एक टर्म हो सकती है, तो आंसर आएगा नो, 301 कैन नॉट बी अ टर्म। उसका रीजन क्या है, रीजन ये है कि जो n की वैल्यू है, जो ये है n जो हमारा आया है 151 में 3 आया है, इज नॉट एन इंटीजर। अब ये एक रूल नोट कर लो अपनी कॉपी में, अगर नहीं पता, किसी भी nth टर्म के क्वेश्चन में अगर पूछा गया है कि वो टर्म हमारे एपी के अंदर आएगी या नहीं आएगी, तो उसमें कंडीशन ये है कि जो हमारा n है वो एक इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, मगर यहाँ पे तो वो फ्रैक्शन है, वो डेसिमल में आएगा। तो अब कोई टर्म हमें पता है कि कोई भी टर्म इंटीजर तो हो सकती है, कोई भी टर्म 7 8 9 हो सकती है, मगर कोई भी टर्म 7.5 थोड़ी हो सकती है, नहीं हो सकती ना, इसलिए ये जो टर्म है 301 वो नहीं हो सकती हमारे एपी में। तो n इज इक्वल टू 151/3 लिख के कि इट इज अ फ्रैक्शन नॉट एन इंटीजर, दैट इज व्हाई इट कैन नॉट बी आवर व्हाट डू यू कॉल टर्म इन दी एपी। ऐसे ही क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये देखो देखो क्या है कि वर्ड प्रॉब्लम, ये ना एप्लीकेशन यूज हो रहे हैं अच्छे खासे एपी के एनएस टर्म की। अब देखते हैं कि ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। कितने 2 डिजिट नंबर हैं जो डिविजिबल है 3 से, हमें ये देखना है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि 2 डिजिट नंबर, सबसे छोटा टू डिजिट नंबर क्या होता है, 10 होता है। क्योंकि इससे पहले तो 9 आता है, 9 तो एक सिंगल डिजिट नंबर है, तो 2 डिजिट नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 10 से शुरू होते हैं। अच्छा, फिर आगे तो 11 12 13 ऐसे करके चलते रहते हैं। और सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर कौन सा होता है, 99 होता है, क्योंकि इससे आगे तो फिर 100 आ जाता है जो 3 डिजिट नंबर आ जाता है। ठीक है ना, ठीक है ना बच्चों, क्लियर हो, ये चीज क्लियर हो रही है, बस ठीक है। तो अब यानी कि हमारी जो सीरीज आएगी वो कहाँ से कहाँ आ सकती है, वो आ सकती है 10 11 12 से शुरू होकर जा सकती है 99 तक। अब उसने बोला इस सीरीज में कितने ऐसे नंबर हैं दैट आर डिविजिबल बाय 3। क्वेश्चन को रीड करिए बार बार। ठीक है, उसने कहा कि विच ऑफ द नंबर्स विच आर 2 डिजिट आर डिविजिबल बाय 3। तो ये हमारी जो एक्सपेक्टेड सीरीज थी ये आई, इसमें से कितने नंबर 3 से डिविजिबल है हमें ये बताना है। तो अगर हम शुरू करें 10, ये तो 3 से डिविजिबल नहीं है, 11 ये भी डिविजिबल नहीं है, 12 4 पे आ जाता है 3 के टेबल में, 3 4 इज 12, तो 4 तो डिविजिबल है। यानी कि ये सीरीज हमारी यहाँ से शुरू होगी हमारी एपी की, क्योंकि 10 और 11 तो आते ही नहीं है, डिविजिबल होते ही नहीं है 3 से, तो ये तो काउंट ही नहीं होंगे। अब चलते 99 से पीछे स्टार्ट करते हैं। 99 क्या डिविजिबल है, हाँ डिविजिबल है, यानी कि हमें 12 से लेके हमारी सीरीज शुरू करनी है 99 तक। ये हमारी एपी है, ऐसे एपी बनेगी इस क्वेश्चन में। उसने बोला हाउ मेनी नंबर्स, यानी कि नंबर यानी कि एन पूछा है उसने क्वेश्चन में। अब क्लियर हुआ क्वेश्चन में क्या पूछा है उसने, क्वेश्चन को देख के लगेगा पता नहीं किस चैप्टर का क्वेश्चन आ गया, मगर क्वेश्चन को बार बार रीड करना है। मैं यही कहता हूँ, जब भी क्वेश्चन समझ ना आए, क्वेश्चन को बार बार रीड करिए बच्चों। उससे क्या होगा, आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन ने क्या डेटा दिया है, क्या क्या वो पूछ रहा है, व्हाट दे आर आस्किंग इन द क्वेश्चन। जैसे जब आपको ये समझ में आ जाएगा, देन यू विल बी एबल टू अचीव द आंसर। ओके, तो देखते हैं
अब हमने हमारी एपी बना ली, जिनको समझ नहीं आया दोबारा बता देता हूँ। हमने 2 डिजिट नंबर से शुरू किया, सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर 10 होता है, फिर 11 12 से चलता है, तो सबसे बड़ा 99 होता है। तो ये हमारी एपी की रेंज आ गई कि ये हमारी एपी हो सकती है, इतने में कोई नंबर होंगे जो 3 से डिविजिबल होंगे, क्योंकि 2 डिजिट नंबर हमें पता करने हैं। ठीक है, फिर हमने देखा कि 10 और 11 तो होते ही नहीं डिविजिबल 3 से, तो ये तो एपी में काउंट ही नहीं होंगे, मगर 12 होता है, यानी कि 12 से हमारी एपी शुरू हो जाएगी। क्लियर है? और फिर हम पीछे चलेंगे 99 से, हमने देखा कि 99 खुद डिविजिबल है, यानी कि हमें 12 से लेके 99 के बीच में काउंट करने पड़ेंगे कि कितने ऐसे नंबर हैं जो 3 से डिविजिबल है। तो ये हमारी एपी का सीक्वेंस बन गया। तो हमारी ए फर्स्ट टर्म क्या आएगी इस एपी के अंदर, वो आएगी 12, क्योंकि वो वहां से एपी हमारी शुरू हो रही है। ठीक है, और nth टर्म हमें दे रखी है, एन हमें दे रखी है, nth टर्म 99, क्योंकि वो फाइनल टर्म है, ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। एक तरीके से समझ गए ना आप आपकी कैसे आया 99 एन है। ठीक है, अब आ जाए डी कॉमन डिफरेंस की। अब आप कहोगे सर कॉमन डिफरेंस तो यार हमें दिया ही नहीं हुआ, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स। मगर यहाँ तो हमें दो टर्म्स के अलावा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म 12 और 99 के अलावा कुछ पता ही नहीं है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो बच्चों दोबारा क्वेश्चन को देखिए, उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, उसने बोला है कि विच आर डिविजिबल बाय 3। हमें ऐसे नंबर्स का पता लगाना जो 3 के मल्टीपल होंगे, यानी कि जो 3 को जिनसे जिनसे जिन नंबरों से 3 डिविजिबल, जो नंबर 3 से डिविजिबल होंगे, तो यानी कि जो हमारा कॉमन डिफरेंस आएगा, कॉमन डिफरेंस जो डी आएगा वो कितने का आएगा? वो 3 का आएगा। यहां से हमारी इंफॉर्मेशन हमें मिल गई। ठीक है बच्चों, यहां पर गौर करना था कि हमारा जो कॉमन डिफरेंस डी है वो 3 है, क्योंकि 3 के डिविजिबिलिटी की बात चल रही है, तो कॉमन डिफरेंस 3 है। क्योंकि क्या होगा टर्म्स में कि अगर 12 डिविजिबल है तो आगे 40 13 आएगा, 14 फिर 15 आएगा, ऐसे नंबर चलते रहेंगे, 16 भी आएगा। तो क्या है कि 12 डिविजिबल है 3 से, 13 नहीं है, 14 नहीं है, मगर 15 है, तो कितने के डिफरेंस पे? 1 2 3, 3 के डिफरेंस पे ना, इनकी कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। समझ गए? इसलिए यहाँ से 3 हमारा जो कॉमन डिफरेंस डी। अब उसने पूछा क्या है कि एन क्या है क्वेश्चन में, तो निकाल लेते हैं। नेक्स्ट टर्म का फॉर्मूला क्या है बताओ बच्चों, मेरे साथ साथ बोलिए। एन का क्या फॉर्मूला है? एन का फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये होता है एन टर्म का फॉर्मूला। जिनको नहीं मालूम है मैं फिर कहूंगा एन टर्म का फॉर्मूला रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि क्या मंत्रा है? IIT पाजी का फॉर्मूला आता होगा तभी क्वेश्चन होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे करते हैं। तो अभी उसने क्या बोला? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। हमें हमारा ए एन पता है जो है 99, हमें ए पता है हमारी फर्स्ट टर्म वो है 12, प्लस एन हमें नहीं पता, माइनस वन हमें पता है, इंटू डी, डी हमने पता है, कॉमन डिफरेंस 3 है। तो 99 में से 12 जब इधर जाके माइनस हो जाएंगे, और यहाँ पे क्या होगा? 3n माइनस 3, ब्रैकेट के अंदर 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यही क्वेश्चन बन जाएगी। तो 99 में से 12 जब माइनस करेंगे तो आएगा कितना? 87 इज इक्वल टू 3n माइनस 3, 3 हो जाके प्लस हो जाएगा, तो 87 प्लस 3 इज इक्वल टू 3n। तो यहाँ पे क्या आएगा? 90, यानी कि 90 इज इक्वल टू 3n, और जब 3 जगह डिवाइड करेगा तो आएगा 90 बाई 3 इज इक्वल टू n, यानी कि n क्या हो गया? 30, यानी कि n आ गया हमारा 30। ये चीज क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? क्लियर हो गई ना? यानी कि इस n के 30 का क्या मतलब है कि 30 की 30th टर्म है हमारी 99 एपी की। उसका क्या मतलब है कि 30 ऐसे नंबर हैं 12 से 99 के बीच में, या हमारे 2 डिजिट्स नंबर जो 3 से डिविजिबल हैं। इसलिए इसका क्या आंसर आ जाएगा? 30। कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 330। ये एप्लीकेशन है एपी की, हमें ऐसे एपी के क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए। ठीक है बच्चों, मुश्किल क्वेश्चन नहीं था बिल्कुल भी, दोबारा देखेंगे वीडियो को, रिवाइंड करके आराम से समझ में आएगा। इत्मीनान से देखिएगा, जल्दी मत करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एक बहुत ही सिंपल, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वो क्या कहता है? फाइंड द 11th टर्म। तो क्वेश्चन को पढ़ते ही लिख लीजिएगा कि क्या बोला है, क्या पूछा है, क्या निकालना है, क्या दे रखा है। फाइंड द 11th टर्म। तो जिनको मेरा चैनल फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता लग गया होगा कि 11th को क्या बोलते हैं? A11, वो हमें नहीं पता, वो हमें निकालनी है। लिख लो टू बी कैलकुलेटेड। चलो भाई कर लेंगे कैलकुलेट, कोई बात नहीं। चलिए आगे देखते हैं उसने क्या पूछा है। फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। ओह नो 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 नो, अभी यानी कि गलत हो गया हमारा। अब उसने क्या बोला है कि फ्रॉम द लास्ट, उसमें A11 तो क्या होता है? फ्रॉम द स्टार्ट। आया ना मसाला? ये तो क्या था? फ्रॉम द स्टार्ट, मगर उसने पूछा क्या है? फ्रॉम द लास्ट। तो दोबारा क्वेश्चन रीड करते हैं। फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी दिस। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो क्वेश्चन, कोई बात नहीं, देखते हैं। एपी उसने क्या दी हुई है? 10 7 4 और -60 से लेके लास्ट टर्म। ठीक है, तो सबसे पहले तो बेसिक इन्फॉर्मेशन, ए उसकी फर्स्ट टर्म क्या है? 10 है, लिख लिया हमने। फिर हम निकाले उसका डी, क्या आएगा? दो टर्म के डिफरेंस, यानी कि A2 माइनस A1, यानी कि 7 माइनस 10, यानी कि -3, यानी कि कॉमन डिफरेंस आ गया -3, यानी कि हमारे उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आ गई कि उसकी ए है 10 और डी है -3। बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने निकाल ली हमारी एपी की। ठीक है, अच्छा हमें उसकी ए एन पता है। ए एन क्या दे रखी है? हमें उसमें दे रखी है -62। ठीक है,
तो हमें उसकी nth टर्म भी यहाँ से मालूम है। तो सबसे पहले तो nth टर्म मालूम है, तो नंबर ऑफ टर्म्स जो इस एपी में होंगी वो कैलकुलेट कर लेंगे। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? nth टर्म के फॉर्मूले से। वो क्या होता है? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन डी। पूरा वीडियो ही उसके ऊपर है, तो फॉर्मूला तो वो मालूम होगा ही, याद हो ही गया होगा। तो -62 इज इक्वल टू 10 प्लस n माइनस वन इंटू -3, ये है। तो -10 हो जाएगा, माइनस होगा, तो -62 माइनस 10 इज इक्वल टू -3 प्लस वन। ये समझ में आया ना? -3 प्लस कैसे आया? -3 n प्लस वन, क्योंकि n से -3 मल्टीप्लाई होगा तो आएगा -3, मगर जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा +1। समझ गए ना? तो -72 इज इक्वल टू -3n प्लस वन। ठीक है, ये समझ में आ गया ना? अच्छा अच्छा बच्चों, उसमें एक चीज आएगी यहाँ पे कि यहाँ पे जब -3 माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो +3 आएगा, है ना? +3 आएगा, +3, ये ध्यान रखिएगा बस। ठीक है, अच्छा। तो अब क्या होगा? ये जो +3 उधर उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो क्या आएगा? -72 -3 इज इक्वल टू -3n, यानी कि -75 इज इक्वल टू -3n। ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, तो n क्या आएगा? 75/3 यानी कि 15 हो जाएगा। तो सॉरी 25 हो जाएगा, n आ गया 25, यानी कि 25 टर्म्स है हमारे इस गिवन जो है, हमारा गिवन जो ये एपी का सीक्वेंस है, इसके अंदर 25 टर्म्स है। ठीक है, अब देखते हैं उसने क्वेश्चन में हमें क्या निकालने का बोला है। उसने हमें बोला है फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। तो हमारे में एक टर्म होगी ना कि फर्स्ट टर्म A1, फिर A2, फिर A3 ऐसे चलती जाएगी, और फाइनल टर्म है A25, क्योंकि 25 टर्म है, और A25 क्या है? -62। और जो A1 जो इनिशियल टर्म है वो है 10। A2 क्या है? 7। A3 क्या है? 4। ये हमें बेसिक चीजें गिवन है क्वेश्चन। ठीक है, अब उसने क्वेश्चन में क्या बोला कि वी हैव टू फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट। हमें 11th टर्म निकालनी है लास्ट में से। तो अब इसको निकालने की दो तरीके हैं कि या तो आप कैलकुलेट कर लो कि कौन सी होगी 11वीं टर्म लास्ट। अगर फर्स्ट से पूछी होती है तो हमें डायरेक्ट पता है कि A11 होता है, मगर फाइनल से जब गिनते हैं ना तब डायरेक्ट हमें नहीं पता लगेगा। तो हमें कैसे करना पड़ेगा? जो फाइनल टर्म होती है, फाइनल टर्म यानी कि A25 है ना, यानी कि 25th टर्म है। फाइनल कौन सी निकालनी है? 11वीं टर्म, यानी कि माइनस कर देंगे 11 11, इतनी टर्म आएंगी, +1 करना होता है। इज इक्वल टू, यानी कि कितना आएगा? -14 + 1 15 आ जाएगा ना। तो यानी कि हमें यहाँ पर निकालनी है हमारी 15th टर्म। अब ये गलती यहाँ पे बच्चे करते हैं। बच्चे क्या करते हैं? 25, उसने क्या बोला है कि सीधा 11th टर्म निकालनी है लास्ट से, कि लास्ट में 25 है तो 25 में 11 घटा दो, भी 14th टर्म होगी हमारी 11th टर्म। नहीं भाई नहीं, ये फ्रंट का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बैक साइड का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे +1 करना पड़ता है, या फिर एक और तरीका करना। 25 नंबर ज्यादा नहीं है, नंबर लिख लेना। नंबर कैसे लिखोगे? 25 इधर से नंबर लिखना शुरू करना। 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12 एक्सेट्रा, है ना? तो गिन लो 11 नंबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अच्छा 11 आ गई ना, ये 11 15 पे आ गई 11 गिन लो। 15, अब A15 हमें निकालनी है इस क्वेश्चन में एज आवर 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट। तो A15 का फॉर्मूला क्या होगा? हमें पता है an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस वन डी। तो a प्लस n माइनस 15 माइनस यानी कि 14d। ठीक है ना? तो कैलकुलेट कर लो A15 क्या आएगा। a हमें दे रखा है 10 + 14, d हमें पता है -3 है, तो A15 क्या आएगा? 10 - 42, A15 आ जाएगा -32। ये आ जाएगी हमारी 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट। ये है हमारा आंसर। तो बस इसमें मेन कॉन्सेप्ट जो था कि 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट वाला जो हमने निकाला है यहाँ से, ये जरूर ध्यान रखिएगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डू टेक इट इनटू अकाउंट, तभी क्वेश्चन में गलती मत करेगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए ये आ गए स्टेटमेंट क्वेश्चंस, लाइक वर्ड प्रॉब्लम्स इन्हें हम बोल देते हैं। एपी के पेपर में बिल्कुल सिंपल डायरेक्टली वो तुम्हें ए ये है डी ये है जैसे क्वेश्चन बड़ा बेसिक वैसा नहीं देगा। वो ऐसा तुम्हें वर्ड प्रॉब्लम से खेलेगा, और तुम्हें एपी उससे अपनी बनानी होगी। यू हैव टू मेक योर एपी फ्रॉम देयर, और फिर आपको फर्दर क्वेश्चन करना होगा। और ऐसा क्वेश्चन ही आएगा बेसिकली पेपर में जहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम होगी रखी होगी। चलो, इन अ फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज पेटल्स। ऐसा एक फ्लावर बेड है, यानी कि बगीचा है जिसमें फ्लावर बेड है, क्यारी लगा लो कि उसके अंदर पहले वाले फ्लावर बेड के अंदर तो देखो 23 रोज पेटल है, अगले वाले में पहली रो के अंदर, ठीक है, सेकंड रो में क्या है? 21 है, अगली रो में 19 है, एंड सो ऑन। दिख गया ना कि ये भी बन रही है कि पहली रो में तो क्या है? 23 रोज पेटल हैं,
अगली वाली में 21 है, फिर 19 है, और ऐसे चलती जा रही हैं। और उसने बोला देयर आर 5 रोज पेटल्स इन द लास्ट रो, और जो लास्ट यानी कि जो आखिरी रो है उसके अंदर 5 हमारे रोज पेटल्स, यानी कि हमारी एपी बन गई जिसकी लास्ट टर्म 5। ये क्लियर हो गया ना क्वेश्चन? अब तो क्लियर होने लगे होंगे क्वेश्चन। तो देख लो क्या दे रखा है क्वेश्चन में। ए दे रखा है हमें, ए हमें दे रखा है 23, डी हम निकाल लेंगे। A2 माइनस A1 21 माइनस 23 की -2, यानी कि डी हमें दिया हुआ है -2। हमें ए एन दे रखा है, ए एन हमें क्या दे रखा है 5। तो हमें सारी चीजें दे रखी है। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ इसने? हाउ मेनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड। बिल्कुल इजी, हाउ मेनी यानी कि एन, यानी कि एन उसने पूछा है, टू बी कैलकुलेटेड निकाल दो। एन का फॉर्मूला लगा दो, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन हमें पता है 5 है, ए हमें पता है 23 है, एन माइनस एन हमें निकालना है तो एन माइनस वन, डी हमें पता है -2 है, तो कर दो। 23 जाके माइनस होगा, 5 माइनस 23 इज इक्वल टू -2 प्लस 2, -2n। -2 जब n से मल्टीप्लाई होगा तो -2n होगा ना, और प्लस से होगा +2, ठीक है ना, क्लियर हो जाएगा। तो -18 इज इक्वल टू -2n प्लस 2, ये 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो -18 -2 इज इक्वल टू -2n, यानी कि -20 इज इक्वल टू -2n, माइनस में गया, फिर क्या आएगा 20 इज इक्वल टू 2n, 2 जाके डिवाइड हो जाएगा, 20/2 इज इक्वल टू n, 2 के टेबल में 1 पे 2 के टेबल में 10 पे, यानी कि n आ गया 10 आंसर। बस, यानी कि देयर आर टोटल 10 rows in the flower bed। समझ में आ गया ना बच्चों? तो बेसिकली हमें बस nth टर्म an का फॉर्मूला लगाना था और क्वेश्चन को सॉल्व करना। सिंपल वर्ड प्रॉब्लम था, सिंपल था ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर दिक्कत है तो वीडियो पॉज करके दोबारा देखिए, क्वेश्चन हो जाएगा, इजी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इस तरह के क्वेश्चन का आना इस बार के बोर्ड एग्जाम में, जो सीबीएसई वाले बच्चे देख रहे हैं अगर, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि उनके पेपर में एमसीक्यू आ रहे हैं इस बार। तो मुझे नहीं लगता कि वो टफ क्वेश्चन कराएंगे, इसलिए वो ऐसा सिंपल एक क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में 1 नंबर में 2 नंबर में वो जरूर दे सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए चलो, उसने क्या बोला है, 30th टर्म ऑफ द एपी इज, उसने हमें एपी दे रखी है और उसने उसकी 30th टर्म पूछी है। तो सिंपल, जो हमें एपी दे रखी है वो लिख लो। एपी क्या दे रखी है उसने? 10 7 4, पिछले वाली एपी की जैसी लग रही है ना ये कुछ, कोई बात नहीं। तो ए क्या दे रखा है 10, कॉमन डिफरेंस निकाल लो। क्या करेंगे? A2 माइनस A1, A2 क्या है 7, A1 क्या है 10, तो 7 माइनस 2 -3। अच्छा पिछले वाले जैसे सही है, कमिंग बैक। तो 7 माइनस 10 -3 हो गई। चलो, तो अभी क्या है कि nth हमें 30 टर्म निकालनी है, A30 हमें निकालनी है। तो हमें nth टर्म, हमें n दे रखा है उसने 30, क्योंकि 30th टर्म है, ठीक है, निकालनी है। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन। तो याद होगा अच्छे से, क्योंकि इतनी बार कर लिया है। तो निकाल लो an, हमें निकालनी है, तो यानी कि A30 है जो बेसिकली, तो इसको ए से लिखो, A30 इज इक्वल टू, ए हमें दे रखा है 10 प्लस n30 यानी कि -1 इंटू डी यानी कि -3, यानी कि A30 कितना आ जाएगा? 10 प्लस 30 -1 29 इंटू -3। A30 क्या आ जाएगा? 10 इंटू माइनस का, क्योंकि माइनस का माइनस आ जाएगा, और 29 से 87, 87 आ जाएगा, तो A30 क्या आ जाएगा? -77, क्योंकि 10 माइनस 87 क्या आएगा? 77। तो A30 यानी कि 30th टर्म क्या आ गई? -77, ये आ गई 30th टर्म। यही उसने पूछी थी। कौन सा ऑप्शन ये बन रहा है? ऑप्शन बन रहा है ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो लिखाएंगे पेपर में कि ऑप्शन सी -77 इज करेक्ट। बोर्ड के पेपर के अंदर अगर OMR आए तो OMR भराना, ऑप्शन के, बट OMR नहीं आती, सब्जेक्टिव पेपर आता है, तो क्लियरली लिख के आना है कि ऑप्शन सी, और आगे वैल्यू लिखकर आनी है कि -77 इज करेक्ट। ऐसी गलतियां मत करके आइएगा कि आप सिर्फ -77 इस करेक्ट करें, मार्क्स नहीं मिलता उसका, या ऑप्शन सी सिर्फ लिख के आ रहे हैं उसका भी मार्क्स नहीं टीचर देता। प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में लिख के आइएगा कि ऑप्शन सी -77 इज करेक्ट, तभी मार्क्स मिलेगा। प्रेजेंटेशन तक टीचर समझ में आए कि क्या करा है आपने, लिखा है क्या, आप कहना क्या चाह रहे हो, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तरीके से करके आना है क्वेश्चंस को, आती नॉलेज होगी आपको, मगर प्रेजेंटेशन भी इंपॉर्टेंट होती है, तभी क्वेश्चन होंगे, ठीक है बच्चों, तभी मार्क्स मिलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन का हम सोल्यूशन देखते हैं। वो क्या कह रहा है कि एन एपी कंसिस्ट्स ऑफ 50 टर्म्स। 50 टर्म्स का क्या मतलब है? एन हमें 50 दे रखा है, ठीक है, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। थर्ड टर्म इज 12 यानी कि A3 उसने हमें दिया हुआ है, A3 क्या है? 12 है। अब हमें A3 का फॉर्मूला पता है। A3 का फॉर्मूला क्या होगा? A प्लस n माइनस वन डी, यानी कि A प्लस 3 माइनस वन डी, यानी कि A प्लस 2D। A प्लस 2D हमें दे रखी है उसने 12, ये उसने हमें दे रखा क्वेश्चन में। अच्छा आगे क्या बोला? एंड द लास्ट टर्म इज 106, यानी कि nth टर्म उसने दे रखी है 106, पर हमें पता है कि 50 टर्म है, यानी कि A50 106 है। अब हमें ये पता है कि A50 क्या हो सकता है? A प्लस n माइनस वन डी, A प्लस 50 माइनस वन डी, यानी कि A प्लस 49, A प्लस 49D, यानी कि A प्लस 49D, सॉरी, A प्लस 49D कितना है? 106, ये उसने दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, ठीक है ना। अच्छा, अब उसने क्या बोला? फाइंड द 29th टर्म। तो 29th टर्म उसने निकालने का बोला है। तो 29th टर्म क्या होती है? 29th टर्म होगी
ए प्लस एन माइनस वन ए प्लस 29 - 1 डी हमें निकालनी है, यानी कि वो क्या होगी ए प्लस 28 डी की हमें वैल्यू निकालनी है। चलो रुक जाते हैं, ठीक है। दो इक्वेशन जो हमें दे रखे हैं यहाँ पे उसने, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इनका यूज करते हुए सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकाल देते हैं। यहाँ से ए की वैल्यू निकालो, क्या आएगी 12 - 2d, ठीक है। इस इक्वेशन में पुट कर दो, क्या कहता है ये 12 - 2d प्लस 49d इज इक्वल टू 106, यानी कि 12 प्लस 47d इज इक्वल टू 106, 47d इज इक्वल टू 106 माइनस 12, यानी कि 47d इज इक्वल टू 94 आ जाएगा ना, और d इज इक्वल टू 94/47, एक के टेबल में फर्स्ट टेबल 1 2 पे, यानी कि d आ गया 2, यानी कि कॉमन डिफरेंस आ गया 2। अब इस इक्वेशन में पुट इस d की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, यहाँ से आ जाएगा a, तो a आ जाएगा 12 - 2d, यानी कि 2 - 2, यानी कि a इज इक्वल टू 12 - 4 इज इक्वल टू 8। तो a जो हमारी इनिशियल टर्म होती है, यानी कि जो फर्स्ट टर्म होती है वो हो गई 8। अब निकालनी क्या है हमें, a29, जिसकी वैल्यू आएगी a प्लस 28d, वो कितनी आएगी 8 प्लस 28 इंटू 2 विच इज 56, 8 प्लस 56 यानी कि 64, यानी कि जो हमारी 29th टर्म है वो कितनी आ गई 64। ये आ गया हमारा आंसर, बस हो गया। आसान था सवाल, हो गया। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ जाएंगे बिल्कुल सिंपल, 2 मिनट भी नहीं लगते इन क्वेश्चन करने में, फ्लो बनाओ पेपर में तो, ठीक है ना। चलिए अब ये आया एक और वर्ड प्रॉब्लम, ये आसान है। वर्ड प्रॉब्लम सबसे आसान होता है, आपको बस पहचानना है उनमें एपी कैसी बन रही है, बस वो कर लो, समझ लो और क्वेश्चन हो जाता है। चलिए देखते हैं। उसने बोला कि सुब्बा राव कोई एक आदमी है या वुमेन थी सुब्बा राव, जिसने काम करना शुरू किया 1995 में एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000, यानी कि जो ये सुब्बा राव है उसकी एनुअल सैलरी जो है वो ₹5,000 की थी जब उसने काम करना शुरू किया। एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट, उसको हर साल एक इंक्रीमेंट मिलता रहा ऑफ 200 ईच ईयर। अच्छा, यानी कि जो एक सुबह रहा था उसने शुरू में काम करना शुरू किया अपनी सैलरी से, ₹5,000 थी, और उसको फिर इंक्रीमेंट मिलता रहा कितने का, ₹200 ईच का। अच्छा, इंक्रीमेंट जो उसका दिया हुआ है उसने वो दिया हुआ है कि ₹200 जो था वो पर ईयर का उसको इंक्रीमेंट मिलता रहा। अच्छा, और उसने बोला कि इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000। लग रहा है कुछ एपी के वाले हाल की बन रही है। एपी कैसे बन रही है, एपी कैसे बन रही है बताते हैं, देखो कैसे बन रही है। जो इनिशियल टर्म ए है जिसे शुरू करी वो दे रखी है उसने ₹5,000, ठीक है ना, यानी कि ए रखे उसने 5,000, ठीक है। और फिर उसने क्या बोला, इंक्रीमेंट दिख रहा है कुछ कॉमन डिफरेंस जैसा, ये कॉमन डिफरेंस लग रहा है ना, कॉमन डिफरेंस जिससे बढ़ता रहा होगा हर साल। तो कॉमन डिफरेंस डी कितना दे रखा है उसने 200। अच्छा, nth टर्म ए एन उसने दे रखी है हमें 7,000। उससे पूछा इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच, किस साल में हुई होगी, कितने साल बाद हुई होगी, यानी कि एन हमें निकालना है। तो कर लो यूज फॉर्मूला ए एन का, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n - 1 डी। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। ए एन 7,000 है, ए हमें 5,000 दी हुई है, n - 1 हमें निकालना है, डी हमें रखा है 200, ठीक है ना। 5,000 7 तरफ जाकर माइनस जाएगा 2,000 इज इक्वल टू 200 n - 1 डी, 2 0 तो यही कैंसिल हो जाएंगी, क्या बचा 20 इज इक्वल टू n - 1, तो क्या आएगा 20 + 1 इज इक्वल टू n, तो क्या आ जाएगा 21 इज इक्वल टू n, यानी कि n की वैल्यू क्या आ जाएगी 21। इसका क्या मतलब है, इसका एक बेसिकली सिंपल सा मतलब है दैट, अब इसमें एक्चुअली एक और चीज थी बच्चों, कैलकुलेशन थोड़ा गलत हो गया, कि ये 2 के टेबल में भी 1 पर जाएगा ना, तो यहाँ 10 आएगा बच्चों, 10 आएगा यहाँ पे, तो 11 हो जाएगा। हाँ, कैलकुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो एन की वैल्यू हो जाएगी 11, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ जल्दी जल्दी कैलकुलेशन आप गलत मत करिएगा, कैलकुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक बारी मैथ्स के पेपर को हमेशा जब भी करें लास्ट के 10 15 मिनट्स में पेपर को ना रीचेक जरूर करें, ताकि आपको एक बारी कोई गलती अगर हो गई हो बाई चांस जल्दी जल्दी में तो वो करेक्ट कर सको आप, ठीक है। तो एन क्या आ गया 11, यानी कि 11th ईयर में उसकी सैलरी हो गई होगी ₹7,000, आंसर, बस ऐसे करना था क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन एनएस टर्म के एक्सरसाइज का और एपी के चैप्टर की, इसका एक बेसिक उसने क्वेश्चन पूछा है कि ये भी एक वर्ड प्रॉब्लम है, वैसे वर्ड प्रॉब्लम इजी रहते हैं और पेपर में वर्ड प्रॉब्लम के आने का ही चांस है, क्योंकि वो सिंपल क्वेश्चन क्यों देगा, वर्ड प्रॉब्लम देगा ना, ताकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे बच्चों को, थोड़ा डिफिकल्ट लगे, मगर होते इजी हैं। चलिए, तो लेट्स लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स सी क्यों क्या करना चाह रहे हैं। वो कह रहा है रामकली सेव ₹5 इन द फर्स्ट वीक, पहले वीक में उसने ₹5 बचाए ऑफ ए ईयर एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग्स बाय ₹1.75। उसने बोला कि फर्स्ट वीक में उसने बचाए ₹5, बन गई एपी। कि जो कैसे बनी एपी, कि जो ए है इनिशियल टर्म है वो कितनी है 5 है, और सेविंग्स उसने इंक्रीज करी 1.5, यानी कि ये कॉमन डिफरेंस डी आ गया, यानी कि डी कितना दे रखा है 1.75।
इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग्स आर दिस, एन दे रखी है उसने अब हमें, एन कितनी है 20.75 रुपए, और एन हमें नहीं पता है, हमें एन निकालना है बस। तो nth टर्म का फॉर्मूला लगा दो, एन क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन डी, एन दे रखा है 20.75, ए हमें पता है 5 प्लस एन हमें निकालना है, डी हमें पता है 1.75, 5 इस जाके माइनस हो जाएगा तो क्या आएगा 15.75 इज इक्वल टू 1.75 एन माइनस 1.75 जाके प्लस हो जाएगा, 15.75 प्लस 1.75 इज इक्वल टू 1.75 इंटू एन। ठीक है, तो वहां से क्या करने के बाद कैलकुलेट करेंगे क्या आएगा, दिस विल कम आउट टू बी 16 पॉइंट, दिस विल कम आउट 16.75, 17.5, it will come out to be 17.5 is equal to 1.75 by n, तो क्या आएगा n यहाँ से क्या ये डिवाइड चला जाएगा तो क्या आएगा कि 17.5 अपॉन 1.75 इज इक्वल टू n, वो 1 पे वो 10 पे, यानी कि n की वैल्यू आ गई 10, बस हो गया, n इज इक्वल टू 10 इज द आंसर, और यही क्वेश्चन में पूछा हुआ है। यानी कि इफ इन nth वीक सेविंग्स बिकम दिस, तो हम क्या कहेंगे कि 10th वीक में उसकी सेविंग्स बन जाएंगी कितनी, रुपीज 20.75, दैट्स इट। पेपर के अंदर किसी में यूनिट यूनिट पूछे ना रुपए वगैरह रखें तो यूनिट लगा कर आना, यूनिट का मार्क्स इंपॉर्टेंट होता है। तो उसमें वीक लिखा था, यहाँ पे सिखाना कि n इज इक्वल टू 10, और यानी कि नीचे भी लिखवाना कि 10th वीक में उसकी सेविंग होनी शुरू हो जाएगी 20.75 रुपए की। ठीक है, चलिए ये था आखिरी क्वेश्चन। तो आज की वीडियो को हम कंक्लूड करते हैं। आज की वीडियो में हमने बेसिकली क्या पढ़ा, हमने nth टर्म का कॉन्सेप्ट पढ़ा, एपी की nth टर्म ऑफ एन एपी हमने पढ़ा, राइट। और उससे हमने क्या क्या सीखा कि nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी होता है, जिसमें एन क्या होती है हमारी nth टर्म, ठीक है, ए क्या होती है हमारी फर्स्ट टर्म, एन क्या होता है हमारा नंबर या वो कितना कौन सी नंबर ऑफ टर्म है, और डी क्या है कॉमन डिफरेंस। हमें बेसिकली हमारी एपी का भी आइडिया आ गया कि एपी क्या होती है, क्या उसका फॉर्मूला चलता है, कैसे सारा सिस्टम बैठता है एपी में, कि जो प्रीसीडिंग टर्म होती है एपी के अंदर, उसके अंदर कुछ डिफरेंस ऐड करते करते हमारी एपी बनती ही जाती है। तो बेसिक उसका जनरल फॉर्मेट क्या होता है एपी का, ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस टू डी कॉमा ए प्लस थ्री डी एंड सो ऑन, ऐसे चलती जाती है। उसका एक बेसिक रूल है, या बेसिक एक स्टैंडर्ड मतलब प्रोटोकॉल है कि ऐसे एपी बनाई जाती है। तो ये हमारा एपी कॉन्सेप्ट था। ठीक है बच्चों, चलिए तो अगर आपने पिछले वीडियो का इस वीडियो एपी की सीरीज का पार्ट वन नहीं देखा तो पार्ट वन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, उसको देख लीजिएगा एपी की पार्ट वन का। और इससे पहले सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में कंप्लीट करा चुका हूँ, अगर आपने वो नहीं देखा तो उनका भी मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वो भी आप जरूर देख लीजिएगा। और अगली वीडियो में हम मिलेंगे जहां पे हम करेंगे डिस्कस सम ऑफ एन नंबर्स का, जो एपी के कॉन्सेप्ट के अंदर आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, सम ऑफ एन नंबर्स, और फिर हम उस एक्सरसाइज को आगे बढ़ाएंगे, एसएन वाले कॉन्सेप्ट सारे उसमें सीखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो को आप अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक मुझे बहुत पसंद है। कोई डाउट अगर आया होगा तो कमेंट जरूर करके मुझे बताइएगा, कमेंट योर डाउट्स, ताकि आपकी डाउट्स क्लियर होते रहे। ठीक है, बिकॉज डाउट क्लियरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, डाउट सारे क्लियर करा देंगे कमेंट्स में आपके। लाइक करिएगा चैनल को, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ताकि लोगों को पता लगे, लोगों को भला हो कि उनको भी मैथ सीखने आए और बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए। और अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि चैनल को सपोर्ट की जरूरत है, अभी ग्रोइंग चैनल है, प्लीज चैनल को सपोर्ट करेगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू, शिवम बंसल साइनिंग ऑफ फ्रॉम आई आई टी पाजी, लव यू ऑल, ओके ओके गाइस।